Yes, sir. This was the document which we were discussing in earlier class. Last class we were discussing this document and these developments. The developments happened in August and September. We were discussing what the changes or the acts which were promulgated by the central government for the sake of welfare of farmers and their inclusion in market economy by empowering using these acts empowering them. So I hope we were discussing in that class. It was Essential Commodities Amendment Bill 2020 we were discussing. याद कर पा रहे हैं आप लोग? यही पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ना उस टाइम पर, और यहीं पर हम लोगों ने हाँ लास्ट क्लास में हम यहीं पर इसी पॉइंट पर हमने क्लास को टर्मिनेट किया था कि एसेंशियल कमोडिटीज जो अमेंडमेंट बिल है जो वो क्या है और उसमें क्या कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं। बेसिकली जो कंसर्न था कि इसके बाद अगर कुछ चीज़ों का एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया जाएगा तो जो हंगर है या पॉवर्टी है उसका क्या बेसिकली उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो वो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली कंज्यूमर अफेयर्स और जो मार्केट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल कमोडिटीज को दिया गया और जो गवर्नमेंट का रोल है बेसिकली गवर्नमेंट का रोल जो इंटरवेनिंग रोल है जब इंटरवेन करती है गवर्नमेंट वो बेसिकली आप ये मानिए कि डीस्टेबिलाइज अगर कोई सिस्टम हो रहा हो डीस्टेबिलाइज अगर हो रहा हो तब वो गवर्नमेंट के को इंटरवीन करना चाहिए ऐसा एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर माना जाता है। और तभी वो जो है ये मतलब अगर हम सही तरह से समझें तभी हमें मानते हैं कि फेयर कंपटीशन की कंडीशंस बन सकती हैं अनटिल अनलेस। अब इसके भी खैर कुछ अलग एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स में जैसे ओलिगोपॉली है जैसे हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक है तो वो उनके बेसिस पर फिर देखना है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मार्केट को कहीं मार्केट मैकेनिज्म को ओवरयूज तो नहीं कर रहे हैं ना ओवरयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली करंटली वी आर इंटरेस्टेड मोर इन द पॉलिटी रिलेटेड इश्यूज और पॉलिटी रिलेटेड इश्यूज के अंदर हमने जो डिस्कस करना होता है और जो हम डिस्कस करते हैं वो बेसिकली होते हैं कुछ इश्यूज जो वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं है ना और बेसिकली ज्यादातर पॉलिसीज या लेजिस्लेशन जो प्रोमलकेट किए जाते हैं वो वेलफेयर के लिए किए जाते हैं या फिर रेगुलेट करने के लिए किए जाते हैं। ओलिगोपोली मतलब when there are two players in market, two players in market के अंदर दो प्लेयर हों उसे ओलिगोपोली बोलते हैं। एक होता है कि आप ये देखिए कि कंटिन्यू में आते हैं तो इसको हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे आपको इकोनॉमिक्स में बताएंगे जब इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड एस्पेक्ट तो उसके अंदर हम आपको सब बताएंगे। ठीक है तो अब ये कुछ लेजिस्लेशन इनको हम बहुत रैपिडली देख लेते हैं क्योंकि ये एक आपके एग्जाम में ये ही पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं वो किस किस बिल के तहत जो गवर्नमेंट ने और जो कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं उन बिल्स के अंदर या एक्ट्स के अंदर जो जो जरूरी थे और जिनका किया जाना गवर्नमेंट ने इंश्योर किया। इन दैट केस अभी कोविड रिलेटेड प्रोविजंस आए कोविड रिलेटेड प्रोविजंस के अंदर ये बहुत कंसाइज करके हमने इसमें मेंशन किया। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल आया इसमें बेसिकली सेफ्टी पर्सनल की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रमोलगेट किया गया कोविड के केसेस में क्योंकि कुछ एक अनटुवर्ड्स जो इवेंट्स कह सकते हो नॉट इट वाज नॉट इवेंट्स अनटुवर्ड सिचुएशंस वर देयर दैट इज व्हाई दिस बिल केम इनटू ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद आया कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट बिल 2020। अब ये माना गया कि जो काफ़ी सैलरी जो सब जो अलाउंसेस पेबल हो रहे थे मिनिस्टर्स को 30% को एक साल के लिए कम कर दिया जाए
इस तरह से वो एक एक्सीजेंसी जो अराइज हुई है कोविड-19 की वजह से, तो इस एक बिल को प्रपोज किया गया और उसको पास किया गया। सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020 पावर होती है पार्लियामेंट को एक पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत, तो वो अमेंड कर सकते हैं। तो रिड्यूस द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय 30% फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year commencing from step 5, meeting the extent under the rule of 1954 Act, but also amended to reduce allowances for constituency and office expenses. These amendments have been made for a period of 1 year from April 1st, 2020. Salaries and allowances जो मिनिस्टर्स के थे उनको अमेंड किया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अमेंड किया गया, ये जो लाए गए। अब इसके बाद फिर आया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो जिसको लेकर के आजकल काफी गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेशली इंटरेस्टेड है कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी and risk in market businesses जो है वो नॉर्मली डेट रिडन हो जाते हैं, और जब डेट रिडन हो जाते हैं तो उनको वाइंड अप करना पड़ता है कई बार पहले ही। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो लाया गया। सेकेंड अमेंडमेंट था ये 2020 में, अभी पिछले ही महीने ये सब किया गया। Temporarily suspend the initiation of corporate insolvency resolution process under section 7, 9, 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code, specified period for 6 months and for further period up to 1 year. The central government may extend this period to 1 year through notification. ये उसके अंदर लाया गया कि अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो इस सिचुएशन में पहुंच रही है कि उसका बिजनेस फिजिबल नहीं हो पा रहा है या बैकअप नहीं मिल पा रहा है उसे किसी तरह से, तो उसको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग कैसे सेटल किया जाए, बेसिकली सेटल करने के लिए। उसके बाद आया आपका बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिल 2020। बायलैटरल नेटिंग रेफर्स टू द ऑफसेटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑल क्लेम्स arising from the dealing between the two parties to determine the net amount payable or receivable from one party to another party. इससे रिलेटेड एक और भी था, कुछ एक इसके बिहाइंड जो नोशन एग्जिस्ट करता था वो था कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स को एक प्रोसेस मिले सॉल्व करने के लिए। तो ये एक बिल फिर प्रपोज किया और इसको कनेक्ट किया। द बिल enables two counter parties in bilateral financial contracts to offset claims against each other to determine a single net payment obligations. It empowers financial regulators, RBI, Security Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development, IRDA, such authorities competent to notify any qualified financial contract. ये जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट था वो उसको किस तरह से मटेरियलाइज करेंगे दोनों पार्टीज, और उनमें से अगर कोई एक डिफॉल्ट करती है तो उसको किस तरह से इस सेटलमेंट के अंदर लेकर के आना है। ये एक बिल प्रपोज हुआ। उसके बाद फिर कंपनीज अमेंडमेंट है, बिल आया। ये बायलैटरल नेटिंग क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली दो पार्टीज के बीच में था कि बिल enables two counterparties in bilateral financial contract to offset claims against each other to determine single net payment obligation. अगर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश करती है कि जी हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड हमने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम आपसे इतना माल लेंगे और आपको इतना पेमेंट हम करेंगे, और ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस either of the party remain unable to fulfill that obligation, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक इन्होंने नेटिंग तैयार करी फॉर क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि आप एक बार में जितना पेमेंट आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बनता है सिंगल पेमेंट ऑप्शन के थ्रू आप उसे मटेरियलाइज करने की कोशिश करें। ये इसमें और आप और क्या जानना चाहते हैं? तो ये बायर के बेनिफिट में कैसे हुआ, मतलब उसको एक बार में पेमेंट करना पड़ेगा तो वो तो इंस्टॉलमेंट में बेटर नहीं रहेगा उसको पेमेंट करना?
हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ अगर वो नहीं पे कर पा रहा हो तब उसमें उसको उनको ऑप्शन दिया है कि आप कुछ पेमेंट कीजिए, सिंगल पेमेंट के बेसिस पर जो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ रहा है उसका कुछ एक पेमेंट ऑफसेट की, ऑफसेट मतलब कंपनसेट कीजिए जो क्लेम आपके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको आप बैंक गारंटी के थ्रू करिए, या तो आपके पास जो आपके पास बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, जो अदर इक्विटी एंड बॉन्ड्स रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उनके थ्रू कीजिए, आप उसको कीजिए। और इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट का जो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, या ऐसे जो सेबी में अगर आपने कोई अगर बॉन्ड्स और कोई चीज आपने डेट रिलेटेड सिक्योरिटीज या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज अगर आपके पास है तो उसके थ्रू कीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, दोनों बोथ ऑफ द पार्टीज रिमेन अनेबल टू एग्री ऑन दैट पर्टिकुलर दैट डिस्प्यूट, तो फिर आप देखिए कि आगे आपको क्या किस लेवल तक पहुंचना है। तो ये बेसिकली दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का जो एक डील होता है किसी एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर के, उसको एक थोड़ा सा डिस्प्यूट मैकेनिज्म को रिड्रेस करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ दूसरी पार्टी या पहली पार्टी बैंक भी हो सकता है। बैंक में बैंक भी हो सकता है, पार्टी वन ऑफ द पार्टी बैंक की भी हो, बैंक भी हो सकती है ना। बैंक हाँ बैंक भी हो सकती है। अगर बैंक का अगर ड्यू है तो अगर मान लीजिए बैंक से कोई लोन रेज किया गया और अगर वो बैंक को रिपे नहीं कर पाए तो फिर उसको क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चर करवाएंगे, रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे। उसके अगेंस्ट जो भी एक बार पेमेंट बनता होगा आप उस पेमेंट को कीजिए और उसे फिर फर्दर आगे फर्दर उसके लिए आप जो भी मान लीजिए किसी एक पार्टी के पास, मान लीजिए सपोज मैं ही एक बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे ऊपर बैंक का लोन करीब 2 करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ रुपए का लोन है और मुझमें और बैंक में डिस्प्यूट हो गया। तो बैंक अगर आप एक काम करिए, कोई भी एक अमाउंट पर हम आपको सेटल करते हैं, आप हमें 25 लाख रुपया या 20 लाख रुपया आप दे दीजिए, एटलीस्ट इतना दे करके आप एक ऑब्लिगेशन पूरा कीजिए और फर्दर जो अमाउंट है उसको आप जिस तरह से आप सेटल करना चाहते हैं, जितने पे वो सेटल जिस पार्टी के अगेंस्ट ऑब्लिगेशन बनता है फर्स्ट पार्टी का, आप उसे उस तरह से पूरा कीजिए। आप चाहे आप उसे इक्विटी से कीजिए, चाहे आप उसे किसी और तरीके से डेट लेकर के कीजिए, कहीं और से प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट डेट पार्टी जो वहां से उठा के कीजिए। तो सर इसका कोई परसेंटेज होगा? लाइक मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया और उसमें बाद में हमारे बीच में डिस्प्यूट होता है, तो एक सर्टेन अमाउंट पे कोई ऐसा परसेंटेज है कि आपको एटलीस्ट 65% तो पे करना ही है, या 20%, ऐसा कुछ भी है क्या इस बिल में? देखिए इसमें बेसिकली इसको जो है ना, ये बायलैटरल नेटिंग रेफर्स टू द ऑफसेटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑल क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज। जितने भी क्लेम एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बैलेंस करना है ना। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं कि उनमें से कोई एक, अगर मान लीजिए आपको पेमेंट करना चाहता है, आप उससे, आप यहाँ पर क्या पेमेंट वाली बात होती है किसी भी फाइनेंशियल उसके अंदर, जब हम रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं इस तरह के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो उसमें ये होता है कि वो जो पार्टी अंडर ऑब्लिगेशन है, एक पार्टी अंडर ऑब्लिगेशन है ना, अंडर ऑब्लिगेशन है, तो अंडर ऑब्लिगेशन में वो कितना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में कैपेबल है उस वक्त, पहले तो वो उस पर एग्री करे कि जी इतना तो मैं कर दूंगा, और उतना एग्री होने के बाद उसके बाद वो फिर बिजनेस में बनी रहती है पार्टी, है ना। वो पार्टी बिजनेस में बनी रहती, जब दे पाएगी, है ना। तो वो उसके लिए वो एक इन्होंने एक वाई मीडिया तैयार किया है कि अगर कोई बॉडी है वो इसमें आती है और उसके थ्रू वो अपने बिजनेस को की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो लायबिलिटीज हैं, उनको किसी तरह से ऑफसेट कर पाए, कंपनसेट कर पाए। सर एक क्वेश्चन, जिससे हाँ जी सर एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि अभी आप थोड़ा सा अगर आप ऊपर करेंगे, सैलरी वाले पार्ट पढ़ा रहे थे, थोड़ा व्हाइट बोर्ड ऊपर ले जाइए ना सर आपका। हाँ व्हाइट बोर्ड लेके जाते हैं, स्क्रॉल मतलब ऊपर करिए ना, वो सैलरी वाला पार्ट जो आप पढ़ा रहे थे। सर अभी जब ये कोविड-19 का सिचुएशन आया था तो न्यूज में ये सब डिस्कशन था दैट कंपनी कैन नॉट किक आउट एनीवन
लाइक किसी को निकाल नहीं सकते हैं। ऑल्दो सैलरी का मुझे उतना क्लियर नहीं है कि हाँ नहीं, काटने का सैलरी कंपनी रिड्यूस को की गई है, राइट है कि सैलरी नहीं। रिड्यूस प्रैक्टिकली की गई है, हाँ उसमें कोई हाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप एम्प्लॉयज को निकाल नहीं सकते हैं करके। हाँ बट हाँ काफी सारी कंपनीज ने बहुत हायर अमाउंट्स में कंपनीज हाँ में हाँ लोगों की जॉब गई है, फिर हाँ वो बिल्कुल। कोई सी भी कंपनी हो, वेदर रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन और हम्म, इंफॉर्मेशन हम्म, टेक्नोलॉजी। तो हाँ दिस हाँ कैन हाँ बी द पार्ट ऑफ द जीडी और बिजनेस। वो टेस्ट मैट में ऐसा पूछ सकते हैं क्या? मतलब ऐसा हाँ। जब गवर्नमेंट ने रूल बोला था तो भी इतने लोगों को निकालने का क्या नतीजा हुआ? मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ देखिए मतलब। मैं यहाँ पर 2 वर्ड लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा सा देखिएगा अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं ना। जी सर। गवर्नमेंट का एजेंडा क्या होता है? आपकी आवाज कट गई। सोशल होता है ना। हाँ। गवर्नमेंट का एजेंडा क्या होता है? सोशल होता है ना। जी सर। सोशल एजेंडा होता है ना। जी। और बिजनेस का एजेंडा क्या होता है? कैपिटल, है ना, प्रॉफिट। और प्रॉफिट। प्रॉफिट को इसलिए इसमें इसके पार्ट ऑफ अंदर ही हम कैपिटल। मान लेते हैं ना, कैपिटल, ये कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है ना। हम्म। तो हम्म। गवर्नमेंट ने वो एक एडवाइजरी इशू किया था, है ना। इट वाज नॉट उसको मैंडेटरी। no 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 it was not mandatory or neither it was punitive, neither it was ओके। punitive। वो प्यूनिटिव punitive मतलब? भी नहीं था। punitive मतलब पनिशमेंट, ओके। है ना। वो punitive भी नहीं था ना, अनप्यूनिटिव जो पनिशमेंट। punitive आप कहते हो पिक्यूनरी आल्सो। ओके। 2 तरह का पनिशमेंट है ना, पिक्यूनरी एंड, आप पिक्यूनरी समझिए। पिक्यूनरी का मतलब होता है कि आपको कोई फाइन भी नहीं लगाया जाएगा। ओके। आप ओके। आप आप ऐसा समझिए प्यूनिटिव एंड पिक्यूनरी को, कि प्यूनिटिव का मतलब हो गया कि जी आपकी यूनिटी हम बंद करवा देंगे, वो तो हो गया हम्म। प्यूनिटिव। पिक्यूनरी हो गया जी हम्म। हम आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, हम्म। ठीक है, वो हो गया पिक्यूनरी। एनी हम्म। ऑफ द सच मेजर वाज नॉट, दैट वाज ओनली रिक्वेस्ट एंड एडवाइजरी मेजर, कि आप ओके। निकालिए मत क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। वो कहीं भी प्यूनिटिव और पिक्यूनरी कहीं किसी भी कोई भी अगर ऐसा होता है ना, तो कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, स्पेशली जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो उसके अगेंस्ट ऑर्डिनेंस और बिल प्रपोज करती ओके। है ना। ऑर्डिनेंस और बिल, स्टेट लेवल पर ऑर्डिनेंस और सेंट्रल लेवल पर बिल प्रपोज करती है, और उसको फिर वो एक्ट के फॉर्म में। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, वो ऐसा नहीं था। दैट वाज सिंपली एडवाइजरी। ओके सर। ओके। ना किसी को सजा दी जाएगी किसी भी तरह की, और ना किसी को कोई फाइन लगाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन है उसका भी अपना प्रीमाइसेस था ना। अगर एक व्यक्ति 5 साल से काम कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल, और बिजनेस 5 साल से रन कर रहा है, ठीक है ना, इसको भी 5 ईयर हो गए बिजनेस को, इसने 5 ईयर में कुछ प्रॉफिट बनाया, ठीक है, तो इस इंडिविजुअल ने भी तो 5 साल में कुछ सेविंग्स करी होंगी। हाँ, कुछ इसका भी तो अपना, तो उन्होंने, बिजनेस कहता है कि एक बात बताओ, मैं अपने प्रॉफिट में से आपको आगे के 4 महीने का पैसा क्यों दूं? आपने बचाया होगा, आपने उसमें से 4 महीने का किया, मेरे पास तो काम ही नहीं है, मुझे 4 महीने कोई काम नहीं मिलना, जैसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलना, तो मैं आपको 4 महीने उठा के दे रहा हूँ। आपने पिछले 4-5 साल में 10 साल में उससे 5-6 महीने आगे हैविंग वेरी प्रीमाइसेस, इनका प्रीमाइसेस तो फेयर था। वो पॉलिसी में करते हैं, ऐसे नहीं करते। आप व्हाट कैन डू सिंपली प्रेशर एंड कैन इश्यू एन एडवाइस। आप ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। यस सर। ये कुछ है एजेंडा, तो ये बात है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये जो क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्ट बिल, ये थोड़ा सा समझ में आया, और इसका डिटेल हम इसको और फर्दर और इसको ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे, कि जितना मुझे ये समझ में आया उतना मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये आपको जो मैं एकदम पॉइंट ब्लैंक क्लियर करना आपसे बात करता हूँ। तो ये एक बात है। उसके बाद फिर आया कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020, remove penalty and imprisonment in certain offences and reduces the amount of fine payable in certain offences. Among other, the bill makes 3 basic changes. First, to remove the penalty for certain offences, वो कुछ एक थे, वो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया। बस आप इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर कुछ एक सर्टेन ऑफेंसेस और जो फाइन जो पेबल थे उनको रिड्यूस किया गया। ये नहीं पूछेंगे सर कि कौन सा वाला था?
जिसको रिड्यूस किया हाँ, जिसके लिए नहीं चेंजेस किए नहीं गए? इन जनरल ऐसे नहीं पूछेंगे ओके, ना ना ना। वैसे तो आपको ये चीजें इसलिए हम बता रहे हैं कि इतनी भी डिटेल में आपसे इतना ज्यादा वो पूछेंगे भी नहीं इसमें, अच्छा, क्योंकि ये जनरलाइज्ड जनरल अवेयरनेस है एक तरह की कि हाँ ऐसा कुछ ओके हुआ सर, है। प्रिसाइज के लिए जो जो मेन ये कि अभी रिसेंटली कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, किस चीज को लेकर के हुआ है, वो आपसे पूछा जाएगा कि जी वो कुछ सर्टेन ऑफेंसेस एंड इम्प्रिजनमेंट थे जो जिनको इम्प्लीमेंट किया गया और कंपनी जो कंपनीज लॉ है उसको अमेंड किया गया। जो ओके सर, कंपनीज एक्ट है उसको अमेंड किया गया और वो सिर्फ इतना पूछा जाएगा। अंदर डिटेल की बहुत ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती क्योंकि वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में चला जाता है फिर। ओके सर, So the taxation and the other laws, relaxation and amendment of certain provisions bills, जो provision provides relief to the taxpayer for challenges in COVID-19 pandemic situations, deadline extended for filing returns and आधार, ये taxation laws में भी एक relaxation propose किया गया है। जैसे कि अभी भी आप देखें तो नवंबर किया गया है आपका जो ITR को फाइल करने का है, हाँ जो डेट हाँ है सर, वो नवंबर में कर दी गई है। तो ये वो अब जब गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज करती है तो उसके लिए उसके पास कोई ना कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट या मेजरमेंट होना चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट है, तो वो उसके लिए बिल ही प्रपोज किया जाता है और उसको फॉर्मलाइज किया जाता है। व्हाट दे डू, दे फॉर्मलाइज किया गया तो उसका कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो फॉर्मलाइज किया गया। तो ये ओके सर, इस तरह से फॉर्मलाइज किया गया कि आपने इनकम टैक्स की डेट नवंबर कर दी, अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई एक कंसेंसस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एंड आउट ऑफ दैट कंसेंसस दिस बिल्स आर अमेंडमेंट बिल्स आर प्रपोज्ड एंड दैट अमेंडमेंट इज डन। उसके बाद फिर आया लेबर सेक्टर रिफॉर्म, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को ये भी एक चेंज किया गया। And the code consolidates 30 laws related to health, safety, and working conditions of workers. And government has allowed a single license for staffing firm to hire workers on contract across locations, replacing earlier system of multiple licenses. ये चीज है, इसको लेके आएगा कि पहले आपको हर स्टेट के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, अब आपको हर स्टेट के लिए अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइसेंस से आप जो अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आया इट हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट और बढ़ाई गई, 20 से लेकर के 50 की गई। एंड द कोड डिफाइंस द माइग्रेंट वर्कर्स एज सम ऑफ whom has come from his or her own state seeking employment in another state and earns up to ₹18,000 per month। ये उसका जो एक स्लैब क्रिएट किया गया इस तरह से, ये एक अमेंडमेंट। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 था। Government has made it easier for employer to fire employees by raising a threshold of number of employees required in an organization for retrenchment without 100 to 300। पहले सर अभी आपने गवर्नमेंट ये के जो अगर आपको एक साथ काफी लोग सर अभी आपने जो ये बोला वो एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, और आवाज आपकी बहुत कट रही है, बैकग्राउंड नॉइस है। एक मिनट, आप बताएं, अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है सर, लेकिन बहुत ज्यादा हाँ डिस्टर्बिंग थोड़ा रहता ब्रेक हो है। रही है। हाँ हाँ, तो ये जी जी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो है इसको मैं बताऊं फिर से। हाँ सर, थोड़ा कहानी हाँ, हिंदी में एक ये दीजिए। समझ लीजिए, पहले क्या होता था कि कोई भी जो लाइसेंस लेता था वर्कर्स को किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स प्रोवाइड कराने का, है ना, तो वो हर लोकेशन पर उसको अलग लाइसेंस लेना हुआ करता था, जिनको स्टाफिंग फर्म बोलते हैं। स्टाफिंग फर्म से होती थी, उनको हर एक स्टेट में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। उसको रिप्लेस करके जो मल्टी लाइसेंस सिस्टम था, मल्टीपल लाइसेंस सिस्टम था, और उसके लिए मल्टीपल लाइसेंस में एक चीज ये होती है, एक तो अलग अलग लोकेशंस पे आपको लेना पड़ेगा, और दूसरा अलग अलग सिचुएशंस के लिए आपको लेना पड़ेगा। सिचुएशन एज कि आप किस वर्किंग कंडीशन में आपको कौन से वर्कर को भेजना, किस तरह के वर्कर्स को भेजना चाह रहे हैं, है ना, किन वर्किंग कंडीशंस के अंदर सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड्स क्या हैं, आप कार्बन की फैक्ट्री में भेजना चाह रहे हैं, आप इंजेक्शन मोल्डिंग की फैक्ट्री में भेजना चाह रहे हैं, आप उसे ऑटोमोबाइल में भेजना चाह रहे हैं,
है ना, तो वो अलग अलग सिचुएशंस हो गई। उसके लिए आपको अलग लाइसेंस बनवाना है जी, मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको भेजना है तो उसके लिए अलग लाइसेंस लेना है। मुझे प्लास्टिक मोल्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग में भेजना है तो मुझे उसके लिए अलग लाइसेंस लेना है। मुझे मैं स्टाफिंग फर्म हूँ और मुझे हॉस्पिटल को प्रोवाइड करानी है लेबर, तो मुझे उसके लिए लाइसेंस लेना है। तो एक ये होगा कि जी मैं यूपी के अंदर काम कर रहा हूँ और मुझे राजस्थान में भी फिर लाइसेंस अलग से लेना है ना, तो ये इन सबको खत्म किया गया है, ठीक है ना। ओके। तो ये और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो होता था, जो कॉन्ट्रैक्टर जो स्टाफिंग फर्म जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वो उसकी लिमिट 20 एम्प्लॉय तक की होती थी, उसको बढ़ा करके 50 एम्प्लॉय किया गया है। ओके। तो ये बेसिक जो हर्डल्स थी कि भी अगर कोई एक फर्म है उसे लेबर हायर करनी है गांव से या किसी एक छोटे इलाके से लेबर लेके आ रहा है, आप उसको जो अलग अलग लाइसेंस अलग अलग चीजों के लिए लेने, उसके पास किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिक्वायरमेंट आई कि जी मुझे 50 वर्कर की जरूरत है और मैं इस सेक्टर में हूँ, इस सेक्टर का एम्प्लॉयर हूँ, तो फिर उसके लिए लाइसेंस उसको बनवाना पड़ेगा। अल्टीमेटली दैट इज काइंड ऑफ बिजनेस, स्टाफिंग अवेलेबल कराना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अवेलेबल कराना, तो उसको उस हर्डल को रिमूव किया। सर वो लाइसेंस बनाने का प्रोसेस क्या होता है और उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट भी होती है क्या? देखिए ये बेसिकली क्या है, इस चार्टर की मेरे पास जानकारी नहीं है। आपको एक चार्टर होता है ना कि ये काम ना 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आपने किसी ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट फाइल दी और उस ऑफिस के अंदर से वो डॉक्यूमेंट यहाँ से जा करके और जो आउट आएगी उसका जो ड्यूरेशन है वो 15 डेज है, किसी ऑफिस के अंदर वो 7 डेज हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ओके। ऐसा कुछ तो मेंशन किया गया है जिस सर इसमें मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा कि गवर्नमेंट के पास भी जैसे कभी कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जैसे रिसेंटली हमारी कंपनी लाइसेंस अप्लाई कर रखा है बट वी आर वेटिंग सिंस मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने के ऊपर हो चुका है, तो ऐसे कोई इसकी कोई टाइम लिमिट होती है क्या? मतलब देखिए गवर्नमेंट के अंदर जब कोई फाइल जाती है तो उसमें ना ओवर द वॉल स्ट्रेटेजी यूज होती है। ओवर द वॉल का मतलब ये है कि आपने फाइल बनाई और आपने एक अधिकारी के पास दे दी, आपने उस अधिकारी के पास दे दी, जो भी उसको समझ में आया उसने उस अगले अधिकारी को दे दी, ठीक है। अब इसको समझ में नहीं आया तो इस अधिकारी को वापस देगा और ये आपको वापस देगा, टाइम बढ़ गया। अब अगर ये दोनों ही एक जगह पर एक साथ फाइल देख लेते तो टाइम काफी कम हो जाता है ना। तो ये ओवर द वॉल स्ट्रेटजी, और इसमें टाइम का इस स्टेज के लिए टाइम अलग है, इस स्टेज के लिए टाइम अलग। क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे तो टाइम का बहुत बढ़ गया। 7 दिन तो इसने लिए और 7 दिन इसने लिए, हो गए 14 दिन तो यही हो गए। तो बेसिकली ये जो बिल एक ही उस पर, हाँ बोलिए सर। हाँ टाइम रिलेटेड एस्पेक्ट को इसमें बहुत ज्यादा मेंशन ऐसे नहीं किया गया है। इसमें बेसिकली ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप किसी भी एक सेक्टर में जाएंगे तो इट्स आप कह सकते हो सिंगल विंडो काइंड सिस्टम। ओके सर। सिंगल विंडो की अगर आप स्टाफिंग फर्म है तो अब आपको ये नहीं देखना है कि आपको ऑटोमोबाइल के लिए लेबर आपको अवेलेबल करानी है या आपको हेल्थ केयर के लिए अवेलेबल करानी है, नहीं, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप अब उसको देखिए कि जो वर्किंग कंडीशंस है वो आपको फुलफिल कर लेनी है और आपको अलग अलग लाइसेंस के अलग लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक ये भी होता है, ये भी इसलिए किया गया है कि हेल्थ केयर के लिए तो अलग हेल्थ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है ना, ऑटोमोबाइल के लिए अलग है, कार्बन जो फैक्ट्रीज है उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीजों को लेकर के वो जो ये बेसिकली इंटरमीडिएटरी फर्म्स है इनको फिर दिक्कत होगी, तो उस सबको हटाया गया है क्योंकि लाइसेंस राज को तो खत्म किया जाना थोड़ा जरूरी है। लाइसेंस जो राज तो देनी है आपको, अलग अलग लाइसेंस लेने हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री से लेने हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से लेने हैं, तो वो बेसिकली बेसिक पर्पज इज दिस। ओके सर। तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट फास्टर मिलेगा, जल्दी मिलेगा, वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। अदरवाइज कोई कुछ एक सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कुछ वर्कर किसी पर्टिकुलर फील्ड के हैं, उन्हें थोड़ा सा एक्सपोजर है उसमें काम करने का, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट फर्म के साथ उनकी जानकारी है उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, वेट करेंगे।
तो ये चीजें ये कुछ एक जो पॉलिसी और बल्कि आप ऐसे समझिए कि पॉलिसी रिलेटेड जो हर्डल्स है ना, पॉलिसी रिलेटेड हर्डल्स, उनको सिंप्लीफाई करने का मैकेनिज्म है, सिंप्लीफाई करने। जी जी सर। ये इसमें किया गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 20 आया, तो इसमें जो एम्प्लॉयर थे, एम्प्लॉयर को अगर मान लीजिए रिट्रेंचमेंट है या कोई एस्टेब्लिशमेंट क्लोज करनी है, तो पहले क्या होता था, 100 अगर एम्प्लॉय से ज्यादा या 100 तक को अगर आप फायर कर रहे हो या निकाल रहे हो तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब उसको बढ़ा करके 300 कर दिया, 300 एम्प्लॉय से नीचे आप निकाल सकते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार में? हाँ, एक बार में। ठीक है ना। टू फायर एम्प्लॉयज बाय रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज and closure of establishment without government approval from 100 to 300. It subsumes and rationalizes the Trade Union Act 1926 and Industrial Employment Standing Order Act 1946 and Industrial Dispute Act 1947. तो कई बार बहुत सारी फैक्ट्रियां ना इस तरह के प्रोविजंस के ना होने की वजह से यूनियनिज्म का शिकार हो जाती हैं और उसमें गवर्नमेंट भी पार्टी बनती है, तो सबको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपना जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ये दिक्कत हो जाए नहीं कि मैं मुझे पीछे से कोई ऑर्डर मिल नहीं रहा लेकिन मुझे एम्प्लॉइज को रखना ही पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी किसी भी बिजनेस के लिए। अल्टीमेटली अगर किसी भी बिजनेस मैन ने और या हम कहते हैं किसी भी कंपनी ने अगर कोई काम शुरू किया है तो उसको उतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो कुछ भी निकाले, ऐसा कुछ वो एक्सपेक्ट करते हैं, रेगुलेटरी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा ना रहे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। और ये जो 100 एम्प्लॉइज वाला है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम की बात है, 2-3 महीने की बात है, एक साथ क्या है इसका मतलब? ये 100 एम्प्लॉइज को किस पीरियड में निकाल सकते हैं? ये अप्रूवल फ्रॉम 100 to 300 एम्प्लॉइज। नहीं, आपने बोला ना आपने इसको 100 to 300 किया गवर्नमेंट ने, पर ये पहले जो 100 था और जो 300 हुआ है, ये मतलब कितने पीरियड में इसको निकाल सकते हैं? या एक महीने में, एक साथ, मतलब टाइम पीरियड क्या था सर? देखिए जितनी जानकारी मुझे 100 एम्प्लॉइज जो अप टू 100 तक, तो आप एक साथ निकाल सकते हो जी, अप टू 100 तक। मतलब आज के आज मैंने 100 लोगों को निकाल दिया है ऐसा? हाँ जी बिल्कुल। अगर आपकी फैक्ट्री में मान लीजिए आपकी टोटल ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 5000 से ऊपर एम्प्लॉई है, 5000 से, तो 100 तो आप निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है ना। आपके तो मतलब इसके ऊपर सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय का फिगर भी मैटर करता है क्या? किस कंपनी में कितना? अगर किसी कंपनी में 200 हैं और उनको ये है कि हमको 50% कम करना है, वो 100 के 100 निकाल रहा है, हाँ, तो उस पे परमिशन लेना पड़ेगा? हाँ 100 नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो तो अगर किसी के पास 200 एम्प्लॉई हैं और वो 100 निकाल रहा है, ऑब्वियसली बात है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, फिर वो बिजनेस नहीं चला पाएगा। 150% का रिट्रेंचमेंट आप समझ रहे हो कि अब उसके पास बिजनेस चलाने की कैपेबिलिटी, उसकी वर्किंग कैपिटल खत्म हो चुकी है, समझ रहे हैं? बट ऑब्वियसली बात है सर, उसी रीजन, तो इसलिए वो उसको वो दे दिया ना कि यहाँ पर देखिए ना, ये क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी तो आ रहा है, इसका मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट बंद होने वाली है। ओके या। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो मतलब आपको बहुत ज्यादा वो करने की दिक्कत नहीं है फिर कि नहीं आपको इसका हिसाब करना है, आपको वहां रिपोर्ट करनी है, आपको ये कंप्लायंस देनी है, तो उसको कुछ चीज किया है, आपको 100 आपको 300 कर दिया। और 40, 50, 30, 35 एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन को तो आप कभी भी बंद कर दो और कुछ भी नहीं। ये अगर मान लीजिए किसी ने 4 रिटेल स्टोर खोले अलग अलग लोकेशन पर, किसी में 6 लड़के हैं, किसी में 5 लड़के हैं, किसी में 10 लड़के हैं, और उसने तीनों एक साथ बंद कर दिए, गवर्नमेंट नहीं पूछेगी आपने इनका क्या किया। आपने नियर बाई आप देखते होंगे ना, तो रिटेल आउटलेट खुले हुए, रिटेल स्टोर्स खुले हुए, सेमी ऑर्गेनाइज्ड टाइप, नहीं पूछेगी उसमें। तो वो इसीलिए कि आप अपने काम को कभी भी शुरू करो, कभी बंद करो, बहुत सारी इस तरह की चीजें ना रहे उसमें। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया,
It tends to provide several social security to workers, all workers, including unorganized, the gig and the platform workers. The code also provides the formation of social security fund to provide social security funds to the 3 classes of workers. It subsumes and rationalizes the 9 central labor laws related to, and these are basically related to the law, labor laws से related. अगर कोई निकाला जा रहा है या कोई दिक्कत हो जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसको किस तरह से कंपनसेट किया जा सकता है, उसके वेलफेयर को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी को इंकॉर्पोरेट किया है. हेलो, कुछ चेंजेस की. हाँ जी, हेलो गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग सर आप बोल रहे हैं कि 300 जो है 300 एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लेबर या एम्प्लॉय के 300 एक साथ निकाल देगा, तो अगर उसका लीडर जो यूनियन का लीडर है वो आकर अगर बोलेगा कि नहीं हम इसको निकालने नहीं देंगे, तब कंपनी का क्या रूल वहाँ पर इम्प्लीमेंट देखिए 300 हाँ, मेक इट मोर क्लियर. 300 निकाल देने का मतलब ये है कि आपने सेवरेंस तो कर दिया ना. सेवरेंस करने का मतलब ये नहीं कि आप उनका पूरा आप अकाउंट सेटल नहीं करेंगे. पूरा अकाउंट सेटल करेंगे, चाहे वो आपका पीएफ हो, ग्रेच्युटी हो, आप उनके अदर जो भी वेलफेयर जो भी मैकेनिज्म गवर्नमेंट की तरफ से वो क्लियर करने के बाद. हाँ, ऐसा नहीं है कि निकाल दिया तो मतलब निकाल दिया. अगर प्रोविजन है 3 मंथ्स ऑफ सैलरी, तो 3 मंथ्स ऑफ सैलरी आपको देना पड़ेगा उन्हें. तब ऐसा नहीं है कि निकाल दिए आप कल से नहीं कल से आओ ही मत और जी आपका हो गया, ऐसे नहीं होता. ठीक है ना. पूरा उसको कवर किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स जो भी लेबर लॉ के एग्जिस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग. तब लेकिन सर लेबर लॉ का 1948 तो 19 लेबर लॉ का जो 1948 है उसका यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता क्या? हाँ, हर लेबर एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है. जो भी प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो इंडियन ग्रेच्युटी एक्ट हो, चाहे वो प्रोविडेंट दैट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट हो, चाहे आपका वो कोई अदर वेलफेयर एक्ट हो, वो सब अप्लाई होता है. सब अप्लाई होता है. ये मान लीजिए वो 300 वर्कर थे और वो किसी एक ऐसी फैक्ट्री में थे जहां पर हैजर्डस कंडीशन थी और मीनवाइल किसी एक वर्कर के हाथ पर टूट गया, तो उसको वो कंपनसेट करना पड़ेगा. चाहे वो 10 लाख से करे, 50 लाख से करे, 20 लाख से करे, वो कंपनसेट करने के बाद ही सेवरेंस होगा. ओके, थैंक यू. ऐसे नहीं होगा वो. एक बात ये समझ लीजिए कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर, उन सबको कंप्लायंस के बाद ही ये चीज मटेरियलाइज होगी. और ऐसा ही होता भी है. आपको निकालने का अधिकार है. आपको किसी के जो राइट्स हैं, जो लेबर राइट्स हैं, जो लेबर प्रोविजंस हैं, आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. निकाल सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप आज निकाल रहे हैं 300, कल को हो सकता है 1000 हायर भी कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है ना. सर अगर इसके कारण बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बिजनेसमैन का उनके बिजनेस को ईज करने के लिए दिस इज समथिंग गवर्नमेंट थॉट ऑफ, बट इससे अनएम्प्लॉयमेंट पे भी तो मतलब इंक्रीमेंट होगा ना. देखिए ना, ये बेरोजगारी पे जो इकोनॉमी के अंदर ना, इकोनॉमी में हाँ वो साइकिल है बेसिकली ना. एक बिजनेस साइकिल होती है. आप बिजनेस साइकिल भी मैं आपको इकोनॉमिक्स में बताऊंगा. बिजनेस साइकिल में अगर मान लीजिए अब बूम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा. अब डिप्रेशन है या रिसेशन है, तो उसमें तो एम्प्लॉयमेंट नेचुरली ज्यादा ही होगा, कम ही होगा, निकाले ही जाएंगे लोग. कोई भी जो भी बिजनेसमैन है या बिजनेस एंटिटी है, वो रिस्क और अनसर्टेनिटी पर काम कर रही है, तो वो अपनी जेब से तो नहीं देगी ना. तो आज अगर मान लीजिए अब ये मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर फर्म है, अभी शुरू हुई है, वो उसको मान लीजिए काम करते हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है ना, और उसको अलग अलग कंट्री से उसको जो उसको ऑर्डर मिले थे कोई भी डेवलपमेंट के, हाँ, और वो उसे डेवलपमेंट मिलने बंद हो गए, पीछे से ऑर्डर आने उसके बंद हो गए, उसको फर्दर फंड रिलीज होना बंद हो गया, तो क्या करेगा वो, क्या करेगी वो, तो फायर करेगी ना. और जैसे उसको पीछे से ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे फिर से हायर करेगी. यस सर. हाँ, तो उतने टाइम के लिए अब यहाँ पर क्या आता है, रेशनलाइजेशन आता है. रेशनलाइजेशन, अब ये रेशनलाइजेशन जो है ना, ये प्योर जो है वो प्योर पर्सनल फिनोमेना है. मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, 3 इयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, और मेरे पास 6 मंथ का बैकअप ही नहीं है.
तो जो फंड मुझे अपनी इनकम स्टेटस के अकॉर्डिंग बचा के रखना था, वो अगर मैंने नहीं बचाया तो गलती मेरी है ना। हाँ जी उसको एम्प्लॉयर के ऊपर थोड़ा डाल सकते हैं हम। अगर 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 किसी व्यक्ति की सैलरी 60,000 है, उसमें उसका हाउस रेंट का 1% फिक्स है, X%, उसके बच्चों की फीस का Y%, उसके ग्रोसरी का Z%, है ना, इन द सेम वे। और इसी तरह से सेविंग्स का 1% होगा, सपोज वो A% है। अब ये मैं इसको कहीं इधर उधर ड्रेन कर दूं और फिर लेटर में लायबिलिटी बनूं एम्प्लॉयर के ऊपर, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट में से थोड़ा ना देगा, कोई भी बिजनेस नहीं देगा, वो भी तो अपना बचा के चल रहा है। और हो सकता है वो एम्प्लॉय, वो जो एंटिटी है वो डेट में चल रही हो, अभी आज उसने एक बिजनेस खड़ा किया, वो रन कर गया, लेकर के उसने इसका कुछ एक फंड और कहीं और से फंड उठा करके उसने एक दूसरी एंटिटी खड़ी कर दी, उसमें फिर हायरिंग शुरू कर दी। अब वो तो पहले से क्रंच में चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन मोड में है, क्योंकि एक्सपेंशन मोड में है वो। अब वो एक्सपेंशन मोड में है तो फिर कैसे है? फिर तो वो भी फिर क्या होगा, वो कहां से देगा? यस सर। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, दीज आर द सम ऑफ द मैकेनिज्म। और इस सबको बैलेंस करने का काम क्या गवर्नमेंट करती है? तो कि आपने काम किया, लेकिन आप अगर निकालने जा रहे हो तो 3 महीने की तनख्वाह आपको दी जाएगी या 2 महीने की दी जाएगी, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है ना। और आपको ग्रेचुटी दी जाएगी, आपका PF दिया जाएगा, आपको जो भी आपके मेडिक जो आपकी रिमेनिंग जो लीव्स हैं, जैसे अर्न लीव होती है, EL होती है, आपकी 2 महीने की इकट्ठी हो गई, 2 महीने का वो ऐड करके आपको दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। होप दिस मस्ट बी क्लियर, दिस सिंपल थिंग। यस। तो उसके बाद आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा काम किया है, जिसे हम FCRA बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट हमारे कंट्री के अंदर कुछ एक फंड ऐसा आता है फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स जो डोनेट करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्टेन एंटिटीज इन एनी पर्टिकुलर इन एनी पर्टिकुलर टेरिटरी, है ना। तो उस फंड को लेकर के जो है उस पर कंट्रोल किया गया है, कुछ ओके। उसको रेगुलेट किया गया है, स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथन प्रोविजंस FCRA Act 2010. The bill also proposes to enable center to NGO and association to surrender its FCRA certificate. क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से जब इसे स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए, आपसे जब ऑडिट कराया गया कि आपके पास ये पैसा आ कहां से रहा है और ये पैसा जा कहां रहा है, तो बहुत सारी लोगों को इस बेसिस पर वो उनको डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल नहीं करा पाए, तो उनको थोड़ा सा इस किया गया कि अपना सर्टिफिकेट अब आप सरेंडर कर दें, क्योंकि उस फंड का मिसयूज भी शायद हुआ हो, ठीक है। ये एक FCRA में चेंजेस लाए थे। इसके बाद आप हेल्थ सेक्टर में देखिए, नेशनल कमीशन बिल इसको लाया गया, और सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी एंड यूनानी, and the setup of National Commission for Homeopathy to regulate homeopathic education and practice. उसका ये चेंजेस आए। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन बिल 2019 आया, और इसमें रिपील किया गया इंडियन सेंट्रल मेडिकल काउंसिल, और जो 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 IEM मेडिकल काउंसिल सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 था, इसको रिपील करके एक नेशनल कमीशन भी बनाया गया है, जिसे नेशनल कमीशन बनाया गया टू रेगुलेट, एडुकेट इन द प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो कमीशन बना दिया गया नेशनल लेवल। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल extends the tenure of board of governors for a period of 1 year, seeking to amend the homeopathy central council act 1973 and replaces the homeopathy central council amendment ordinance 1920. These are the some informatory aspects, इनको बस इतना समझ लीजिए। बाकी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है ये अमेंडमेंट्स को पढ़ने में। अमेंडमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेज के नहीं होते हैं, वो 2, 3, 4 और 6, 7 पेजेस के होते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं।
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर एग्जिस्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है उसकी वेबसाइट पर सारे अमेंडमेंट्स जो नए ड्राफ्ट आते हैं वो सब पड़े होते हैं उसमें। इसके बाद आप ये देखिए कि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट विल प्रोवाइड द सुपरविजन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year टाइम टू रिकंस्टिट्यूट कि 1 साल का समय दिया गया टू कंस्टिट्यूट सेंट्रल काउंसिल प्रोवाइड्स फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्सरसाइज हिज पावर्स इन इंटरिम पीरियड। इंटरिम मींस टेम्परेरी। अब उसके बाद आ जाइए एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 establishes Rashtriya Raksha University as an institute of national importance which will be multidisciplinary university to create new knowledge through research and collaboration. Noted wings are policing and criminal justice system and correctional administration. ये लाया गया है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो उसकी विंग्स के अंदर जो भी आ रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज उसको इनकॉर्पोरेट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल 2020 इसमें अमेंड किया गया है। कुछ ट्रिपलाइटीज जो है वो उनको सेटअप जो किए गए थे अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के अंदर मोड ऑफ सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला, रायचूर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना दिया गया है। डिक्लेयर्ड 5 ट्रिपल आईटीज को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया इस एक्ट में अमेंड करके। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एट जामनगर गुजरात, इसको भी नेशनल इंपॉर्टेंस दर्जा दिया गया अमेंड कर। National Institute, National Forensic Science University Bill 2020 establishes National Forensic Science University, इसको भी National Institute जो इम्पोर्टेंस है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इंडियन इंस्टीट्यूट से बना इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल डिफेंस। ये इस तरह से कुछ एक प्रोविजन है। उसके बाद फिर आया आपके मिसलेनियस टीबी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 आया। इट कन्वर्ट्स एक्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडी अंडर द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS and एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ASBB इनटू स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इन तीनों एग्जिस्टिंग बॉडीज को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैट्यूटरी मींस जी भैया एनीबॉडी एक्सप्लेन स्टैट्यूटरी। अगर मैं बात करूं इसकी इलेक्शन कमीशन की तो ये कैसी बॉडी है? इलेक्शन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है? हेलो हेलो, am I audible to all of you? Yeah, you are audible, but answer नहीं बता रहे। तो स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए आप समझिए those who can create or make laws and bylaws and rules for functioning and give and have modes by 7। तो उनको अधिकार मिल जाता है कोई भी किसी भी नियम कानून को बनाने का, चलाने का और उसके थ्रू चलाने का, ठीक है ना। तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 स्ट्रेंथन्स द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसे भी पिछले कुछ टाइम में ये कुछ अभी आपने सुना भी होगा, अभी महाराष्ट्र में एक बैंक को लेकर के इशू हुआ था। क्या नाम था उस बैंक का, याद है कुछ?
कोऑपरेटिव बैंक था जिसमें लोगों का पैसा फंस गया था। सहारा वो तो काफी बड़ा कुछ कुछ इसी तरह से था जैसे अभी यस बैंक के साथ प्रॉब्लम हुई थी, है ना? यस बैंक के साथ भी प्रॉब्लम हुई थी ना। तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 strengthens the regulatory framework of cooperative banks, enables RBI to prepare a scheme for reconstruction on amalgamation of banking company without imposing a moratorium. As per amendment, and cooperative societies that function as bank will be governed by the same rule as scheduled commercial bank and will be subject to regulation by RBI. ठीक है ना? अभी आपने देखा होगा मॉरेटोरियम का मतलब जानते हैं? मॉरेटोरियम का मतलब क्या होता है? Will anybody tell me moratorium? हाँ जी, मॉरेटोरियम बताएंगे क्या मतलब होता है? दिनेश जी, हाँ? कृष्णा, am I audible to you, कृष्णा? Yes, sir. बताएंगे? So there's a lot of noise in the background. हम तो कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आसपास घर में काम ना हो। अभी एक्चुअली थोड़ा सा रसोई वगैरह में काम होता है ना, हॉल में बैठे हैं तो थोड़ा आवाज पहुंच जाती है। तो बताएंगे मॉरेटोरियम, बताइए जरा। प्रोहिबिट करना, मॉरेटोरियम। विदुषी, कुशाग्र बताएंगे मॉरेटोरियम मीन्स? अरे जल्दी बताओ, ऐसा मत करो। नो आइडिया सर। तो मतलब जो भी उन बैंक्स पे जो एक एनपीए होगा, लोन या रिपेमेंट्स होंगे तो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे और उसी टाइम पे उसको क्लियर करना होगा। नहीं, मॉरेटोरियम का मतलब नहीं, मॉरेटोरियम का मतलब होता है टाइम आपको दिया जाता है, इस टाइम के ड्यूरेशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है ना? विदाउट इम्पोजिंग मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम का मतलब है, सपोज आप ऐसे समझिए, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत यूज होता है टर्म ये, और आज पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा ये प्रचलन में भी है। मॉरेटोरियम का मतलब ये कि मान लीजिए एनटीपीसी या एनएचपीसी के कुछ लोगों ने एक सोसाइटी बनाई और उन्होंने नोएडा में एक जगह ले ली, ठीक है, और उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा जी इसके अंदर ना एनटीपीसी के लोग ही रहेंगे, ठीक है जी, या इसके अंदर रेलवे के लोग ही रहेंगे, किसी और को इसके अंदर आने का अधिकार नहीं है। तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि ठीक है जी, मानिए आपकी बात, लेकिन कब तक, हाउ लॉन्ग? तो उसका एक टाइम होता है, वो किसी जगह के लिए, जैसे बैंकिंग के लिए अगर हम बात करते हैं मॉरेटोरियम पीरियड की, तो हो सकता है 6 महीने हो, 1 साल हो, किसी एक पर्टिकुलर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, ठीक है जी। और अगर कोई इस तरह की सोसाइटी हो तो वो कहे जी हम 5 साल तक तो जी हमें आप हमारे लोग रहेंगे, 5 साल बाद इसका मॉरेटोरियम पीरियड ओवर कर लेंगे हम, उसके बाद इसके अंदर कोई और भी व्यक्ति हमारी सोसाइटी के अंदर ला करके रह सकता है और मकान खरीद सकता है। दिस इज कॉल्ड मॉरेटोरियम। अब जैसे उस बैंक में क्या था कि उस बैंक को, जब उस बैंक में घोटाला हुआ, जो डिफल्केशन हुआ, डिफल्केशन मतलब एम्बेजलमेंट ऑफ फंड, ठीक है ना, जब एम्बेजलमेंट ऑफ फंड हुआ उस बैंक के अंदर, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा रूल नहीं था कि वो आरबीआई उसको अपने आरबीआई उसे किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दे, क्योंकि वो अलग तरह से कोऑपरेटिव बैंक अलग तरह से गवर्न हो रहे थे, ठीक है ना। तो उसको फिर इस अमलगमेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आज कुछ गड़बड़ आई, तो अब बैंक के सारे सिस्टम को उसको ऑडिट करने के लिए, उसको रिड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, 6 महीने तक उसके सारे ऑपरेशंस को रोक दिया, साल भर तक उसके ऑपरेशन को रोक दिया, ना आप पैसा निकाल सकते हैं, ना डाल सकते हैं, ना को हायर कर सकते हैं, ना फायर कर सकते हैं, ना आप कोई नई ब्रांच खोल सकते हैं, ना आप ब्रांच बंद कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉरेटोरियम, और ना आप उस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो दैट मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो जो है आरबीआई के अंडर में ला करके तो उसको अधिकार दिया गया कि आप चाहें तो द वेरी फर्स्ट डे जब आपको पता चले कोई रेगुलेटरी है, तो द वेरी फर्स्ट डे यू कैन merge that particular bank to any other bank.
ठीक है जी, समझ में आया कुछ? तो वो मॉरिटोरियम पीरियड हटाया गया जो अभी तक कुछ केस में, अभी जैसे आपको यस बैंक के केस में भी आपको लगा होगा, जिसमें जो बैंक जो 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 लोन थे, जो बिग लोन थे, वो डिफॉल्ट हुए। इसमें यस रिटेल बैंक, लेकिन जो बैंक जो फंड कलेक्ट हुआ उन अकाउंट्स को ओपन करने से, वो लोन के फॉर्म में बड़े जो बोरोवर्स थे उनको दे दिया गया, और उनमें से जितने बड़े बोरोवर्स थे वो ज्यादातर बड़े बोरोवर्स डिफॉल्टर हो गए। तो जो बैंक चलाने वाले थे, यस बैंक के जो मालिक थे, उन्होंने, उनका ये अपना एक मिशन था कि जो अगर आप बड़ा लोन दोगे तो आपके पास लोन जो है वो कम आपको मैनेज करना पड़े, कम लोग मैनेज करने पड़ेंगे, और आपका क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो आपके पास पैसा लौट के आने के चांसेस ज्यादा है। ये उनका अपना क्वेश्चन था, बट दैट वो चल नहीं पाया। तो उसके लिए भी एक मॉनिटरिंग पीरियड बीच में कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, जिसमें स्टेट बैंक ने भी कहा था कि जी इसको हम अपने में अमलगमेंट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और दूसरे बैंक्स ने भी उसमें अलाउ किया गया है। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, बिकॉज बैंक नाउ बैंकिंग इज बेसिकली बिजनेस एंटिटी। अब ये पहले थोड़ा सा सोशल एजेंडा हुआ करता था, और तो कंप्लीट बिजनेस एंटिटी, तो ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स को इसमें दिया गया, एक्सेस दे दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया आरबीआई। तो ये चीज़ रही। उसके बाद अब आप आगे हम देखते हैं इसमें जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020। इसमें कोई डाउट, एनीथिंग यू वांट टू नो? डॉक्यूमेंट पढ़ पा रहे हैं? पढ़ लीजिए डॉक्यूमेंट को, रीड इन बिटवीन द लाइन है जी। हेलो, am I audible? Yes, sir, audible. हाँ जी, बताएं इसमें एनीथिंग यू वांट टू नो? बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, बेसिकली आप इसमें ये कुछ प्रोविजंस हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले क्या होता था, आरबीआई विल आल्सो बी अंडरटेक द स्कीम ऑफ अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक विदाउट प्लेसिंग इट अंडर मॉरिटोरियम। इसी तरह के मॉरिटोरियम में उसको रखने की जरूरत है, तो ये इसलिए लाया गया है। If the bank was placed under moratorium, it is only limited withdrawal by depositor, but it also disrupts the bank's lending operation. तो बैंक के लैंडिंग ऑपरेशंस को बेहतर करता है, और बैंक जो है बेसिकली लैंडिंग पर ही चलता है। बैंकिंग एंटिटी जो है वो रेस्ट ऑन लैंडिंग, नॉट ऑन डिपॉजिट्स। तो जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020, it includes Dogri and Hindi in the list of official language or in the union territory of Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर को, टेम्परेरी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग उर्दू एंड इंग्लिश। तो अभी जब से आर्टिकल 370 को रिपील किया गया, तब तक जो लैंग्वेज थी, जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी, उर्दू और इंग्लिश थी, लेकिन अब उसके बाद उसको जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज को अमेंड किया, और उसके अंदर कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इंक्लूड कर लिया है। इंक्लूडेड ये 5 करती है। दिस वाज द डेवलपमेंट जो किया गया। अब उसके बाद आप यहाँ आइए, अब देखिए कि जनवरी से लेकर मार्च तक देश के अंदर क्या क्या हुआ। अब देश के अंदर जो क्या क्या हुआ, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको हम थोड़ा सा, जिनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, और जो हमें कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम को या इवन हमें भी अफेक्ट करती है। कंटूर्स डिफाइन कर देते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ।
देखिए जो बेसिकली हम अभी तक भी जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हम देख रहे हैं जो हमें समझनी है और जो चेंजेस हैं बेसिकली चेंजेस हैं वो किसको लेकर के हैं द वेरी फर्स्ट इज इट्स दीज चेंजेस आर रिलेटेड टू कम्युनिटी और कम्युनिटीज। ठीक है जी, इसको लेकर के ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम ये देख सकते हैं कि जी एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या चेंज हुआ है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या चेंजेस हैं। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जी लेजिस्लेशन क्या क्या आए हैं, लेजिस्लेशन जिनमें अमेंडमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, अमेंडमेंट्स भी ना एग्जिस्ट करते हैं। चौथे नंबर पर आता है हम जिसकी बात करते हैं वो वर्डिक्ट्स हैं। वर्डिक्ट्स, अब बेसिकली वर्डिक्ट्स के अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं अपेक्स कोर्ट के वर्डिक्ट्स के ऊपर, अपेक्स कोर्ट ने क्या क्या कहा है। ठीक है जी। उसके बाद बात आता है कि फिफ्थ नंबर कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूट के अंदर कोई नई बॉडी फॉर्म हुई है, न्यू बॉडी फॉर्मेशन। न्यू बॉडी के अंदर आप कह सकते हो कोई नई रेगुलेटरी बॉडी बनी है क्या। ठीक है जी, कोई नई रेगुलेटरी बॉडी बनी है, कोई एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडी चेंज हुई है, चेंज इन एग्जिस्टिंग। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आता है कि हम बात कर सकते हैं 6 नंबर पर कोसाई जुडिशियल चेंजेस, कोसाई जुडिशियल चेंजेस जिसके अंदर मिक्स होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस का, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 7वें नंबर पर कुछ गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम्स आई हैं, ऐसे कोई नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, स्कीम्स के अंदर कोई हो सकती हैं और कोई नई पॉलिसीज बनी हैं। ये बेसिकली कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम हर महीने या 3 महीने में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और उसके बाद एक आता है फिर उसके बाद की रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, दैट मे बी हारमोनियस एंड कॉन्फ्लिक्टिंग, हारमोनियस एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। अब इसके अंदर जो रिलेशनशिप के अंदर हारमोनियस एंड कॉन्फ्लिक्टिंग के अंदर आ सकता है जिसको हम देखते हैं कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप, इंटर स्टेट। उसके बाद आ जाता है स्टेट एंड सेंटर, है ना। तो इनको लेकर के हम कुछ एक जो चेंजेस हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, इंटर स्टेट सेंटर और आप बात कर सकते हैं कुछ। हाँ, उसके बाद आता है रिलेशनशिप अमंग गवर्नमेंट बॉडीज, especially statutory बॉडीज जो हैं उनके बारे में हम बात करें। ये बेसिकली चीज है और इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ है पिछले जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2020 से मार्च 2020। ये कुछ चीजें हैं मैंने कलेक्ट किया है बड़े रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आप लोगों के लिए जो फेयरली आपको हेल्प करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। और उसके अंदर अभी जो मैंने चीजें यहाँ पर लिखी हैं ये बेसिकली रिलेटेड टू पॉलिटी थी, ऑल आर रिलेटेड टू पॉलिटी, related to polity. Polity means polity का क्या मतलब है? Polity means institutions having power to mobilize resources
which can bring change or which has brought change. वो पॉलिटी होती है। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, है ना, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, हम यूपीएससी की बात करते हैं, हम अदर रेगुलेटरी बॉडीज की बात करते हैं, अगर वो कोई नई चीज लाते हैं या कोई किसी तरह से कोई रिसोर्स को यूज करने की बात करते हैं, तो वो एक ठीक ठाक चेंज लाता है अब उसके अंदर। इसीलिए हम ये जो मैंने चीजें लिखी है सब पॉलिटी है, नॉट रिलेटेड टू कल्चर, नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, neither it is related to some kind of other social issue जो सोशल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर लोग खुद से करते हैं। ठीक है जी। सब बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है, मतलब हेलो, ये आवाज को थोड़ा सा देख लो। So it's not from your background. I guess it's someone else's background. या सर, मतलब फैमिली चिट चैटिंग में भी मतलब मे बी कुछ तो काम आवाज अगर आप लोगों को आ रही है तो आनी मुझे भी चाहिए। अच्छा, देन मे बी योर्स ओनली, मुझे सॉरी। नहीं आ रही है, मुझे तो एकदम सब शांत सा महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे एंड पे जरूर थोड़ा बहुत कुछ काम हो रहा है, जी सर। but I am assuming that it should not dilute. हम बात करते हैं, चलिए कोई नहीं, डिस्कस लेट्स, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट इज इन गुड फेवर में है, थोड़ी बहुत हम देख रहे हो दूसरे के साथ कुछ तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं रिमोटली, तो इसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स वाली। तो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जनवरी में 2020 में क्या क्या हुआ, तो हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट। और इन्होंने क्या किया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है अटल बहुजल योजना, तो 24 दिसंबर 2019 को प्रपोज की, और उसके ऊपर टोटल 6000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो एलोकेट किया गया। और जो स्कीम इम्प्लीमेंट की जानी थी कुछ एक आइडेंटिफाइड स्टेट में की जानी थी, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। These states have been selected according to the level of groundwater exploitation and degeneration. तो अटल बहुजल योजना को इन स्टेट्स को इस बेसिस पर सेलेक्ट किया गया, और ये प्रपोज की गई थी दिसंबर 24 में, और ये जनवरी में ग्राउंड पर आ गई। तो अब इसके अंदर यही था कि इट रेफर्स टू द अटल बहुजल योजना, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड scheme aims to promote active participation of the communities in various activities such as formation of water user association, monitoring and dissemination of groundwater data, water budgeting, preparation, implementation, and that to the gram panchayat wise, हर ग्राम पंचायत के हिसाब से water security plans, information, education and communication activities related to sustainable groundwater management. इसको अब हम रखेगा कि जनवरी में इसको इम्प्लीमेंट किया अटल बहुजल योजना। उसके बाद फिर कुछ चेंजेस किए गए इंडियन रेलवे के अंदर जनवरी के अंदर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ट्रैक्स, पैसेंजर्स एंड टूरिस्ट, suburban railway system, toy trains and luxury trains. Indian Railway has 4,337 operating railway stations, operates on the multi-gauge network, broad meter and narrow gauge was founded in 1853. Union Cabinet ने इसको फर्दर कमेटी इसे अप्रूव किया, ट्रांसफॉर्मेशनल और नेशनल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंडियन रेलवे। यूनियन कैबिनेट चेयर उसके अचीव किया गया विजन था कि इंडियन रेलवे जो है वो ग्रोथ इंजन बने, इंडिया विकास यात्रा का पार्ट बने, एक मूवमेंट आप कह सकते हैं। रिफॉर्म्स इंक्लूड द यूनिफिकेशन ऑफ 8 ग्रुप ए सर्विसेज ऑफ रेलवे इनटू द सेंट्रल सर्विसेज और द रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आरएमएस में इज एक्सपेक्टेड। ये एक डेवलपमेंट था। It is expected to end the departmentalization, promote smooth working and expedite decision making. इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद अब आती है बात असम कैबिनेट। असम कैबिनेट ने उस टाइम पर असम में ऐसा क्या हुआ
तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल सबसे पहले जो हाईलाइट हुआ वो बेसिकली असम, और वो क्योंकि वो बॉर्डर एरिया था और ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ इलीगल माइग्रेंट उस टाइम पर, जो भी जब तक हुआ है वो उस साइड में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, और उसको लेकर के वहाँ पर काफ़ी टेरिटोरियल जो चेंजेस थे वो आए, तो उसको लेकर के एक चेंजेस वहाँ पर लाए। तो आसाम कैबिनेट ने उस टाइम पर वहाँ पर क्या किया, असम कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू मेक Assamese language the state language of the Assam. It will extend to Bodoland territorial administrative district, Barak Valley and hill districts of the Assam. Assamese language will be made compulsory to all schools in the Assam too. The cabinet proposal target to इसके अंदर कुछ एक articles हैं जिनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो cabinet proposals targets to fulfill the demands of Assamese speaking majority at the Brahmaputra Valley in the wake of rising insecurities among the people after the Citizenship Amendment Bill CAM was passed in both House of Parliament earlier this month. उससे पहले वो जो पास हो गया था। तो लैंग्वेज का क्या उसको cabinet का कुछ ये changes amendment Article 5 of the Indian Constitution says that subject to the provision of Article 346 and 347, state legislature might adopt one or more language to be used as official language. तो आर्टिकल 375 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि आर्टिकल 346 एंड 347 इनेबल करता है लेजिस्लेचर एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में अडॉप्ट करने के लिए। आर्टिकल 346 क्या है? आर्टिकल 346 ऑथराइज करता है स्टेट को डिसाइड करने के लिए लैंग्वेज के लिए कम्युनिकेट अमंग देम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद आर्टिकल 346 के we read article 345 and 346 simultaneously and that and 347 also. So under this act, special provisions are provided to language spoken in section of population. The President of India shall assent on the uses of language is seen it is necessary. So basically, it's this cabinet in Assam was related to change in language, change and adoption of language. अब उसके बाद आता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडिया लार्जेस्ट आर्म्ड पुलिस फोर्स, फंक्शन अंडर अथॉरिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और इसके अंदर सीआरपीएफ जो है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में और मोस्ट ऑपरेशंस में ऑपरेशंस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा रहता है। तो ये एग्जिस्टेंस, अब इसका एग्जिस्टेंस था ये भी इसमें मेंशन किया है कि केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द इंडिपेंडेंस इन रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद ये जो लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म फोर्स है जो और पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल किया गया। अभी अंदर चीज क्या है ये प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्टेड द वेलफेयर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस हु have made substantial sacrifice to the nation, laid the foundation of the Directorate General of CRPF in New Delhi on 30th December 2020 and also launched its new logo for those engaged in providing security of the common man, VIP. The new building which was involved, but basically it was the empowerment of paramilitary. ये एक डेवलपमेंट है। इसके बाद PPRTMS, this was the political party registration tracking management system that was enabled कि कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन कराते तो इलेक्शन कमीशन
पर जाकर किसी साइट पर जाकर के या उनके डॉक्यूमेंटेशन को वो रियल टाइम बेसिस पर चेक कर सकते हैं. दैट वाज अनदर चेंज that on first of January 2020 registration रजिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करानी है. सेकंड फीचर्स ऑफ PPRTMS is in the is that the applicant who is applying for a political party registration from 1st January 2020 will be able to track the progress of his or his application and the status. ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये एक फीचर इनेबल किया एंड विद द प्रोविजन एंड द अब इसका क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से गवर्न होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से गवर्न होती है. और ये प्रोविजन सेक्शन 29A ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है. Under the section the political party, it is basically आप अपना इसमें ध्यान रखिए कि ये जो है इनेबल जो किया गया है ये पॉलिटिकल पार्टी जो भी रजिस्टर कराने में इंटरेस्टेड है ग्रुप ऑफ पीपल तो वो ट्रैक कर सकते हैं. ये इसके अंदर value election. Fast track special codes. Fast track special codes were established in India in the year 2000 with the aim to clear long pending sessions and other lower judicial cases under the direction of the Supreme Court of India in suo motu writ petition criminal petition number 1 2019 dated 25/7/2019. 389 courts out of 1023 courts have been set up exclusively for the POSCO Act, Criminal Law Amendment Act 2018, but also enacted to for more stringent provisions related to the sexual offences. तो ये basically फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई. कुछ एक स्पेशल एक्ट्स को के बेसिस पर फास्ट ट्रैक basis पर justice deliverance fast track justice that was basically the purpose of this fast track. So next is according to the law ministry, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, almost all the state governments have agreed to set up FTSC, fast track courts. So that some of the offences could be settled or as soon as possible, and if such kind of offences are being seen in those states or territory could be made maintainable faster. That was this first explicit course. Now the cabinet chaired by Prime Minister Sri Nehru has been authorized for information about the amendments moved into the Motor Vehicle Amendment Bill 2019 and as passed by Rajya Sabha. इसमें भी कुछ changes लाए गए हैं. So the Motor Vehicle Amendment Bill 2019 was proposed by the Cabinet in the meeting June 2019 and it is reintroduced in Lok Sabha. The amended Motor Vehicle Amendment Bill 2019 was passed by the Parliament in 2019 after being passed by the Rajya Sabha. Lok Sabha Amendment Bill has some bearing on amendment will ensure the concurrence of state government while formulating national transport policy and making a scheme for national multimodal interstate transportation of goods and passenger by central government. ये
आपका बेसिकली मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको किया गया। देयर आफ्टर यूनियन कैबिनेट again introduced some other changes, and recently that's it. What change has happened? Because on 11th January 2019, Union Cabinet approved the promulgation of ordinance for the amendments of Mines and Minerals Regulation Act 1957, Coal Mines Special Provision Act 2015. ये चेंजेस अब यूनियन कैबिनेट किस कैपेसिटी में इसको चेंज करती है व्हेन द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स आर members of union cabinet in accordance with the article 75. इसके article 75 के अंडर जो है they can bring some changes in some of the existing mine, also coal mine, foreign direct investment है, ये has the ease of doing business. ये basically amendments दो के अंदर कुछ ये basically it's a prospecting license का mining lease, जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड एंड पार्शियली एक्सप्लोर्ड कोल ब्लॉक्स हैं वहाँ के लिए अपेंडेक्स को लाया गया। Ordinance democratize the coal industry and make it effective for merchants, mining companies, and including multinationals to look at India. इसको अंडर सेक्शन 11A ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट किया गया है। ये जो चेंज आया है ये जनवरी को ही चेंज। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या चेंज किया है, जनवरी 25 1950 में इलेक्शन कमीशन। इसके बाद recently 14th January 2020 Election Commission of India night a brief meeting of observers to be deployed for the forthcoming city legislative elections, for which proceeding was the 19th January 2020 for the Senate election for Delhi 17 constituencies constituencies for February 2020. And this was this was one development at that time, and more than 150 IPS officers from IAS and IPS services were called for general and police expenditure of the briefing. Basically, it was the election commission ने क्या ऑब्जर्व किया, they are appointed under the provisions of open by not simply a development उसके लिए election commissioner Sri Ashok Lavasa and chief election commissioner Sri Sunil Arora contribute again. Andhra Pradesh Assembly, Andhra Pradesh Legislative Assembly, इसमें चेंजेस इसमें क्या हुआ है, जनवरी 20 को आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, 3 बिल पास किया, बिल प्रपोजिंग 3 कैपिटल्स, बिल प्रपोज द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कर्नूल एज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल। ये जनवरी 20 में आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किए थे 3 कैपिटल बनाने के लिए अलग अलग बने। तो थोड़ा सा इस तरह से याद रखिए, कैबिनेट चेयर चीफ मिनिस्टर जिन्होंने करंट वाइज एक्ट कमिस करते हैं objective is to bring on board the companies bringing this increased development in the state. This is you can bring about balancing objectives. इसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट का
डेवलपमेंट। हेलो, हाँ प्रज्ञा, मैं ऑडिबल? नफीसा? यस सर, यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? We'll continue some of the rest of the part next class. Possibly I will try to arrange that tomorrow or the after tomorrow. तो इसको फर्दर आगे करते हैं और हम जनवरी टू सितंबर तक का जो भी डेवलपमेंट्स हैं, मेजर डेवलपमेंट्स हैं, स्पेशली उनको हल केसेस में, ठीक है? सर जो डॉक्यूमेंट आपने आज हेलो। यूज किया था, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। दैट ऑन द ग्रुप हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट विल बी शेयर टू। हाँ जी, बताएं। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सर, बताएं। काइंडली टेल मी अबाउट 11A वाइन्स जो एक्ट है उसका बारे में थोड़ा हाँ, बताएंगे सर? 11A, हाँ 11A हाँ हाँ, with वाइन्स। 11A with respect to यस सर, काइंडली टेल मी अबाउट समथिंग। constitutional provision 11A। यस, माइन्स एक्ट। वो जो माइन्स के बारे में वो जो डॉक्यूमेंट्स पहले दिखाया था उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। 11A constitutional provision है ना, एक उसके बारे में जानना चाह रहे हैं ना? यस सर। हेलो, हाँ यस सर, यस। मुझे उसमें आप मुझे या है ना, वो जो प्रोविजन है सेक्शन 11A माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट हाँ हाँ एंड रेगुलेशन एक्ट जो है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, एक तो जो जो बता देता हूँ कि जो सेक्शन है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक तो सेक्शन है जो एक्ट के अंदर है ना, एक्ट में, और एक्ट कोई भी स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन है ना, एक इसके अंदर सेक्शन है। तो अब इस सेक्शन के अंदर आपको जानना है कि इसमें इसके अंदर क्या चेंजेस हैं, है ना? हेलो, हाँ हेलो हेलो, यस सर। एक्ट्स प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ तो ये बेसिकली ऑक्शन जो होता है ना कोल माइन का, है ना, और जो लाइसेंसिंग होती है वो उसमें जो कंपनीज एंगेज ओके होती ओके। है, ओनली टू एंगेज द कंपनी इन आयरन स्टील पावर एंड कोल वॉशिंग हाँ सेक्टर्स हाँ में, हाँ इस एक्ट का सेक्शन ए वो प्रिवेल करता है और उसके अंदर चेंज किया गया। अच्छा। हाँ, तो कैसे लाइसेंस दिया जाना है, ऑक्शन किस तरह से किया जाना है, उस ऑक्शन में जो ऑक्शन बिडिंग जो होगी, बिडिंग जो प्रोसेस होगा वो बिडिंग प्रोसेस किस तरह से होगा, है ना, उसमें किस तरह से किन सेक्टर्स को या किस एंटिटीज को इनवाइट किया जाएगा, ठीक है ना, तो वो इस अमेंडमेंट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। It will enable ओके ओके। India registered company to invest in coal mining sector and develop coal blocks, provided that the company must have prior experience of mining in India to bid for a block. तो वो इन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन ए के अकॉर्डिंग उसके अंदर ये कुछ एक इनेबलमेंट किए हैं कि जो कंपनी है वो उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइनिंग सेक्टर में काम करने का, तब वो हाँ कोल हाँ हाँ ब्लॉक जो है हाँ। उसको वो दिया जा सकता है ना, और वो कितना ओके इन्वेस्ट कर ओके सकती है कंपनी टू इन्वेस्ट, इस बेसिस पर ये किया गया। ओके तो ओके ये ओके। कुछ एक ये आप ये कह सकते हैं कि दीज आर ये इसीलिए करंट है, ये अभी हमें यूज में आ रहा है, उसके बाद जब ये अपना इम्प्लीमेंटर फंक्शन करने लगेगा तो फिर इसकी कोई ऐसी रेलेवेंस नहीं, हमारी जानकारी के लिए ये होना चाहिए कि ये क्या चेंज हुआ था, ठीक है, तो ये है इसके अंदर। आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, PL कम MM, तो ऐसे इलाकों के लिए जो अनएक्सप्लोर्ड थे और पार्शियली एक्सप्लोर्ड कोल ब्लॉक्स थे, तो उसमें किन कंपनीज को और जो है आप एक्सेस देना चाहते थे, उनका क्या उनको एक्सेस देने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको किस तरह से इनेबल किया जाएगा कुछ ओके ओके सर। ओके। लाइसेंस ओनली टू कंपनी एंगेज इन आयरन। अब ये देखिए यहाँ पर
यहाँ पर the act provides that the central government can auction coal and lignite mining license only to companies engaged in iron, steel, power and coal washing sector. It will enable any Indian registered company to invest in coal mining sector, develop coal blocks, provided the company must have prior experience of mining in India in bid to bid for the blocks. है ना? तो बहुत सारी ऐसी कंपनी रही होंगी जिनको किसी तरह का कोल माइनिंग का एक्सपीरियंस होगा, बट वो माइनिंग नहीं करते होंगे। लेकिन वो ऐसे भी हो सकता है कोई बड़ी कंपनी है वो इन्वेस्ट करना चाहती है ना, तो उनको भी एक्सेस दिया है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी एक ब्लॉक को, कोल ब्लॉक जो ब्लॉक है एक पर्टिकुलर माइनिंग का, उसको आप उसकी बिडिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जो बिड है आप उसको वहां पर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बिड और ऑक्शन को तो समझते हो, बिडिंग एंड ऑक्शन इसको थोड़ा सा। So see you tomorrow or day after tomorrow and we will be covering that. मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें हम नॉर्मली पॉलिटी के अंदर कवर करेंगे, फिर से देख लीजिए। रिलेटेड टू द चेंज रिलेटेड टू द कम्युनिटी, हमारे समाज के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस किस तरह से आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स जो है उनके वो व्हाट काइंड ऑफ दोस लेजिस्लेटिव चेंजेस are being what kind of changes are being brought using the amendments in legislations. Thereafter the verdict, the apex court, what kind of verdicts are basically fostering what kind of changes, constitute son of new bodies and जो existing bodies है उनमें क्या क्या changes हैं, कोसाई judicial changes जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव लेवल पर है। कोसाई का मतलब आपको मैं लिख देता हूँ, कोसाई का मतलब होता है सेमी, कोसाई मींस सेमी जुडिशियल चेंजेस। स्कीम्स एंड पॉलिसीज क्या क्या है, कोई नई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट, कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर नरेगा मनरेगा स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। उसके बाद फिर आता है आपका जो रिलेशन है कि हार्मोनियस है, कैपिटल इंटर स्टेट है, स्टेट कैपिटल है, स्टेट सेंटर है, और उसके बाद गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में किस तरह का रिलेशन है स्टैट्यूटरी बॉडीज के बीच में, वो इन सब चीजों को एज ए पॉलिटी समझते हैं। ये सब क्या है, consider as polity. Okay, so see you tomorrow or day after tomorrow, and we will be incorporating another method to discuss that. So good night to all of you.